नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की और चर्चा करते हैं राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा L1 L2 दोनों के ही लिए राजस्थान इतिहास, और इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ के गुहिल वंश की। इससे पहले हमने चौहान वंश की चर्चा जो है वो कर ली है। तो लास्ट सेशन में हम कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं से आगे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप? विशाल सिंह MP से कैसे हैं? साहिल मोदी, पुष्पेंद्र स्वागत आपका, ढानी का छोरा आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मीनाक्षी कैसे हैं आप? अनिल राणा, पिंकी, जमुना कैसे हैं आप? गीता रेगर जी दौसा से आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एंड नीरू जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अमरजीत सिंह जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? सुलोचना जी स्वागत आपका, कैसे हैं? मुकेश जी स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, कैसे हैं आप? एस गोदारा, ममता स्वामी, सुनील जी, इंदु जी स्वागत आपका, सुनील गोस्वामी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और संगीता राव आपका भी स्वागत। पिंकी जी, आप सबका जो इस सेशन को लाइव या फिर बाद में ऑफलाइन देखते हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। तो आइए करते हैं शुरुआत। कल हमने राणा कुंभा के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी। आइए राणा कुंभा के बारे में और कुछ अध्ययन करते हैं और इस सेशन को आगे लेके चलते हैं। कल आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा चल रहा है, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबा इतिहास है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय भी जो है वो क्या लगेगा, ज्यादा ही लगने वाला है। तो करें शुरुआत आज के सेशन की। चलिए देखिए, गोहिल वंश की हम चर्चा कर रहे हैं विद्वान साथियों, और ये 9 नंबर सेशन है राजस्थान इतिहास का। और राजस्थान कला संस्कृति की जो क्लास होगी वो आज दोपहर 12 बजे होगी, और इसके बाद 3 बजे जो है सामान्य ज्ञान की क्लास होगी। कल ये दोनों क्लासें जो है वो नहीं हो पाई थी, तो आज इन दोनों क्लासों की भी चर्चा अपन जो है करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जहां से कल छोड़ा था वहीं से। कल हम कुंभा पढ़ रहे थे, लेकिन कल हो नहीं पाया था पूरा कुंभा, और आज जितना हम कर लेंगे उतने की PDF भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसके नोट्स बना सको। देखिए, राणा कुंभा की हम चर्चा कल कर रहे थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा कि कुंभा जो है वो मोकल के पुत्र हैं। ठीक है, कुंभा क्या है? मोकल के पुत्र है। और हमने ये भी पढ़ा था कि मोकल की कर दी जाती है क्या? हत्या। तो मोकल की हत्या का जो बदला है वो चाचा मेरा से जो है वो लेते हैं, कौन? कुंभा लेते हैं, यानी अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। पहला काम तो ये करते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो रणमल का प्रभाव जो है वो मेवाड़ पे बढ़ता जा रहा था। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि रणमल का जो प्रभाव है, जो कि हंसाबाई का क्या है, भाई है, और मोकल का क्या है, मामा है, और इसका कुंभा का भी क्या हो गया है, दादा हो गया। तो रणमल जो है इसको मरवा देती है। कौन मरवा देती है इसको? इसको जो है वो हंसाबाई क्या करती है, भारमली नामक एक दासी है जो रणमल की प्रेमिका है, और उससे रणमल की जो है वो क्या करवा देती है, हंसाबाई हत्या करवा देती है, और चूंडा को फिर से जो है वो कुंभा का संरक्षक नियुक्त कर देती है। इसके बाद जो इनका पुत्र है जोधा, रणमल का पुत्र जोधा है, वो भागकर काहुनी गांव बीकानेर चल जाता है, कल हमने पढ़ा, और वहां पर शरण ले लेता है। फिर कल हमने पढ़ा कि इनके मध्य आवल भावल की संधि होती है, जिसमें ये देखो यहां पर गलती लिखा गया है, गलती से, जिसमें क्या होता है,
जिसमें ये होता है कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर ही जो है वो किसका अधिकार हो जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर ही जो है वो कुंभा का अधिकार हो जाता है। कुंभा का मीन चूंडा ने जो है वो अधिकार कर लिया, और कुंभा कौन है, शासक है, चूंडा कौन है, संरक्षक है। और यहां पर हंसाबाई एक निर्णायक भूमिका निभाती है और एक संधि करवाती है, और इस संधि का नाम क्या होता है, आवल भावल की संधि, जिसमें हंसाबाई ने अपने भतीजे जोधा को जो है वो क्या दिया, भाई का पुत्र भतीजा, तो भाई का पुत्र भतीजा, तो भतीजे को क्या दिया इन्होंने जो है वो संधि के तहत जोधा को मारवाड़ का अधिकार दे दिया गया, और पाली सोजत जो है, सोजत जो पाली में एक स्थान है, उसको क्या कर दिया, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया। वैसे सोजत की मेहंदी भी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, ये भी आप याद जो है वो रख सकते हैं, सोजत की मेहंदी। इसके बाद देखिएगा, सर जी रणमल मारवाड़ पर शासन करता है क्या, रणमल जो है वो मारवाड़ का शासक है। चूंडा जो था मारवाड़ का शासक, चूंडा जो मारवाड़ का शासक था, चूंडा दो हुए हैं, मेवाड़ में भी हुए हैं, मारवाड़ में भी हुए हैं। मारवाड़ का जो चूंडा है उसका पुत्र है रणमल, और रणमल की बहन है हंसाबाई, और हंसाबाई का विवाह कर दिया जाता है किससे, मेवाड़ के राणा लाखा से। हालांकि रिश्ता किसके लिए आया था, राणा चूंडा के लिए आया था। चूंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली और पिता लाखा की रिश्ता करवा दिया, विवाह करवा दिया किससे, हंसाबाई से। हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र पैदा होता है वो मोकल कहलाता है, और मोकल का संरक्षक बन जाता है रणमल। और रणमल कौन है, चूंडा का पुत्र है, मारवाड़ वाले का, और हंसाबाई का भाई है। हंसाबाई का क्या है, भाई है। और रणमल का पुत्र कौन है, रणमल का पुत्र है कौन, बताओ, जोधा। जोधा रणमल का पुत्र है। हंसाबाई ने अपने भाई को मरवाया, और इसका बेटा जो है जोधा वो भाग जाता है। क्यों मरवाया, क्योंकि जो भाई रणमल है उसने मेवाड़ पर ही अधिकार करने का नीति बना लिया था, इसलिए इसको मरवाना पड़ा। तो आवल भावल की संधि होती है, जिसमें एक बार फिर से जोधा को जो है वो मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है, और सोजत पाली को इसकी सीमा बना दिया जाता है। ये भी हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद हमने कल सारंगपुर का युद्ध पढ़ा 1437 में, जो कि महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद खिलजी को 6 माह कैद रखा था। इसके बाद हमने चंपानेर की संधि पढ़ी, जो कि मालवा और गुजरात के दोनों शासकों ने की थी, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने। और उद्देश्य था मालवा गुजरात की संयुक्त सेना जो है वो क्या करे, मालवा गुजरात की संयुक्त सेना जो है वो क्या करे, संयुक्त सेना, दोनों सेनाएं मिलकर जो है वो किसको परास्त करेगी, दोनों सेनाएं मिलकर जो है वो राणा कुंभा को जो है वो परास्त करेगी, युद्ध में हराएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और कुंभा जो है वो इस सारंगपुर युद्ध में भी जो है वो जीत जाता है। सॉरी, सारंगपुर के बाद देखो ये युद्ध होता है बदनौर का युद्ध, और बदनौर के युद्ध में भी किसकी विजय होती है, राणा कुंभा की विजय होती है। मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया, ठीक है। इसके बाद सिरोही का जो सहसमल था, सहसमल देवड़ा, इसको भी पराजित किया। इसके बाद गुजरात विवाद का कारण हमने चर्चा किया था कि नागौर के उत्तराधिकार के कारण जो है वो, नागौर के उत्तराधिकार में राणा कुंभा ने किसका पक्ष लिया था, शम्स खां का पक्ष लिया था। इसीलिए जो है वो मुजाहिद गुजरात की शरण में जाता है, और यहां पर उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, और कुंभा और गुजरात की क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, विवाद हो जाता है। जोधा और राणा कुंभा के मध्य आवल भावल की संधि वर्ष 1453 में हुई। कब हुई, 1453 में हुई। तो हमने क्या लिख रखा है बताओ आप, हमने भी तो यही लिख रखा है ना, आवल भावल की संधि 1453 में हुई, यही तो लिख रखा है। आप इसमें कंफ्यूज क्यों हैं, आपका नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यही है, हंसाबाई ने करवाई थी 1453 में, यही तो लिखा है। इसके बाद देखिएगा, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, इसके बाद की बातें हमने पढ़नी है, यही इनके काल के मुख्य युद्ध है। इसके बाद महाराणा कुंभा जो है वो स्थापत्य कला, चित्रकला
संगीत कला, इन सबके जो है वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनके काल में जो है वो सभी कलाओं को क्या मिला, विकास मिला, सभी कलाओं को विकसित होने का मौका मिला। तो आइए चर्चा करते हैं कि जो स्थापत्य कला है उसमें कुंभा की जो है वो क्या क्या जो है वो क्या योगदान है। तो स्थापत्य कला का इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, याद रखना, स्थापत्य कला का जनक है कुंभा, ठीक है। और विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था। 9 मंजिला है, ऊंचाई 120 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। कल हमने पढ़ा था इसे कीर्ति स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और इस कीर्ति स्तंभ पर, इस विजय स्तंभ पर जो लेख लिखा हुआ है उसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं, जिसका लेखक अत्रि और उसका पुत्र महेश था। इसके जो वास्तुकार थे विजय स्तंभ के, इस विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे वो जेता, कूपा, नापा और पोमा थे। और 9 मंजिला, जो 9वीं मंजिल है इसकी, ये जो 9वीं मंजिल है इस पे आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिसके कारण ये क्या हो गई थी, खंडित हो गई थी, जिसको बाद में महाराणा स्वरूप सिंह ने दोबारा बनाया। तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह नाम लिखा हुआ है अरबी भाषा में, ठीक है। और 8वीं मंजिल पर कोई भी इसमें जो है वो मूर्ति नहीं बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं तो राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी की गई थी, वो भी क्या थी, विजय स्तंभ थी। और राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत जो वीर सावरकर का संगठन है, इन तीनों संगठनों का ही प्रतीक चिन्ह क्या है, विजय स्तंभ है। तुलना अगर बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से तुलना की और फर्ग्यूसन ने जो है टॉर्जन टावर से इसकी तुलना की जो रोम में है। कवि राजा श्यामल दास ने पुस्तक लिखी वीर विनोद और उसमें कहा कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग है उस पर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया है, कुंभा ने करवाया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो है वो क्या आता है, इसके बाद आता है आपका कुंभा के द्वारा बनाए गए प्रमुख दुर्ग कौन कौन से। कुंभलगढ़ दुर्ग है, राजसमंद में है, इसके वास्तुकार कौन है, मंडल है। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिखी गई है और इस प्रशस्ति के लेखक कौन है, महेश है। और महेश ने इस प्रशस्ति में कहा कि कुंभा, क्या कहा, कुंभा का धर्म एवं पवित्रता का, कुंभा धर्म और पवित्रता का क्या है, अवतार है। कुंभा जो है वो धर्म और पवित्रता का क्या है, अवतार है। किसने कहा, ये कवि जो महेश है, इस प्रशस्ति के लेखक। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किस प्रशस्ति में जो है वो कुंभा को, किस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया। तो आप बताएंगे कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो है इनको कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार जो है वो कहा गया है, ठीक है, कुंभा को। इसके बाद देखिए इन्होंने जो नेक्स्ट दुर्ग बनाए हैं वो कौन कौन से दुर्ग है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग बनाया 1452 में, सिरोही में पुनः निर्माण करवाया था, इसका पहले से बना हुआ था। बसंती दुर्ग बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सिरोही में स्थित है। मचान दुर्ग भी बहुत बार पूछा गया इसलिए मोस्ट है। मेर जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनाया, मेर जाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनाया, मचान दुर्ग। कहां बनाया, सिरोही में बनाया। और भील जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनाया, तो कुंभा ने जो है भोमट दुर्ग बनाया। और यह दुर्ग कहां है, ये उदयपुर में स्थित है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको जो है वो याद रखना है। इसके बाद देखिएगा क्या आता है, इसके बाद आता है आपका प्रमुख मंदिरों की अगर चर्चा करते हैं तो प्रमुख मंदिर आते हैं जिसमें कुंभ स्वामी मंदिर आता है जो भगवान विष्णु का मंदिर है। और चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ 3 जगह इन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर बनाए हैं। तो कुंभा ने कितने कुंभ स्वामी मंदिर बनाए,
3 बनाए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में। इसके बाद इन्होंने श्रृंगार चौरी का मंदिर बनाया। अब श्रृंगार चौरी मंदिर का नाम है, श्रृंगार चौरी जो मंदिर है वो वास्तव में किसका मंदिर है? शांतिनाथ भगवान का जैन मंदिर है। और चूंकि पुत्री रमाबाई का जब विवाह हुआ तो उसकी जो चौरी थी, उनका जो मंडप था वो कहां लगाया गया था? इसी मंदिर के प्रांगण में लगाया गया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम बाद में क्या कर दिया गया? श्रृंगार चौरी नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? श्रृंगार चौरी नाम जो है वो रख दिया गया था। स्थापत्यकार और प्रशस्तिकार में क्या अंतर है? स्थापत्यकार होता है जैसे कोई दुर्ग है, कोई महल है, उसकी रचना करना। जैसे मान लो आप अपने घर का निर्माण कर रहे हो तो वहां पर आपको एक स्थापत्यकार को लाना पड़ेगा। इंजीनियर आएगा और वो आपको बताएगा कि ऐसे यहाँ पे नींव भरनी है, यहाँ पर ये कमरा बनेगा, ये कमरा बनेगा, इतना इसमें सरिया लगेगा, इतनी सीमेंट लगेगी, इतना क्रेशर, ईंटें, ठीक है, वो स्थापत्यकार होता है। और प्रशस्तिकार वो होता है जो लेख लिखता है। जैसे प्रशस्तिकार हमने पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ा, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक विवरण लिखा हुआ है कि भाई कुंभलगढ़ ये है, ये इसके राजा है, इस तरीके से। तो प्रशस्तिकार वो होते हैं जो प्रशस्ति लिखते हैं, ठीक है, लेख लिखते हैं, वो प्रशस्तिकार हैं। और स्थापत्यकार जो भवन का निर्माण करते हैं वो स्थापत्यकार होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो रणकपुर जैन मंदिर आता है, जिसका निर्माण जो है वो 1439 में जैन व्यापारी धरण शाह ने करवाया था। और ये भी आदिनाथ का मंदिर है, ऋषभ देव भगवान का 1444 खंभों का ये जो है वो मंदिर है। और इसके वास्तुकार कौन है? देपाक है। अब वास्तुकार शब्द आता है बार बार। वास्तुकार कौन होता है? जो नक्शा बनाता है ना। जैसे आपको घर बनाना है तो सबसे पहले घर का क्या बनाया जाएगा? डिजाइन बनाया जाएगा ना। आप डिजाइन, आज का पहले तो क्या होता था, कागज पे बनता था कि भाई यहाँ पर रसोई होगी, यहाँ पर सीढ़ियां होगी, यहाँ पर जो है वो बाहर का बैठक होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर मंदिर होगा, यहाँ पर पानी का कुंड होगा, ये सारी चीजें बनाता है वो। और आजकल क्या होता है, कंप्यूटर पर आपको बना के दिखाया जाता है कि देखो इस तरीके से आपका जो है वो घर तैयार होगा, तो वो कहलाता है वास्तुकार। तो देपाक इसका जो है वो मंदिर का वास्तुकार था कि 1444 खंभों पर मंदिर कैसे बनना है ये किसने बताया था? ये इसी ने बताया था। इसके बाद बात करें तो कुंभा का इसमें कोई योगदान नहीं है, कुंभा का केवल शासन काल था, ठीक है। बाकी बनाया किसने था? जैन व्यापारी धरण शाह ने बनाया था। जैन कृति स्तंभ की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो 7 मंजिला कृति स्तंभ है, जैन कृति स्तंभ। और देखो एक नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है, हालांकि जो पुराने बच्चे हैं वो तो इसको जानते ही हैं, नए बच्चों के लिए ये जानने की बात है कि आपसे अगर पूछा जाएगा विजय स्तंभ के अंदर भी एक क्या लिखा हुआ है। देखो विजय स्तंभ जब आपने पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ी आपने, एक लाइन पढ़ी अभी देखो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि और महेश हैं। तो ये कीर्ति स्तंभ जो है वो विजय स्तंभ के ऊपर लिखी गई प्रशस्ति है, विजय स्तंभ में लिखी गई प्रशस्ति है, ठीक है। और यहां पर जो कीर्ति स्तंभ है वो एक जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है। जीजा भगेरवाल ने इसका जो है निर्माण करवाया था और भगवान आदिनाथ भगवान का है ये 12वीं शताब्दी में। तो ये जैन कीर्ति स्तंभ है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए कुंभा जो है वो संगीत गुरु है, यानी कुंभा के संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास जो है वो कुंभा के संगीत गुरु है, यानी सारंग व्यास ने कुंभा को जो है वो संगीत की शिक्षा दी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है, कुंभा के संगीत गुरु कौन है? तो आप बताएंगे जी सारंग व्यास है। और कुंभा किस विद्या में निपुण थे? हालांकि कुंभा को बहुत सारा ज्ञान था लेकिन ये वीणा बजाने में बड़े ही निपुण थे। इसके अलावा बात करें तो कुंभा जो है वो मेवाड़ी, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाओं के भी विद्वान थे, यानी 3 भाषाओं के ये क्या थे? ज्ञाता थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें मुख्य पुस्तकों के अंदर अगर चर्चा करते हैं हम तो शूड प्रबंध इनकी एक पुस्तक है, कामराज रतिसार के इन्होंने 7 भाग लिखे थे, संगीत मीमांसा इनका प्रमुख जो है वो साहित्य है, संगीत राज है जो 5 भागों में लिखा गया है। इसके बाद बात करें तो गोविंद
इसके बाद करें तो ये तो इनके क्या हो गए, 5 जो है संगीत ग्रंथ हो गए। जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद। जयदेव इनके दरबारी थे और उन्होंने एक रचना लिखी थी गीत गोविंद। उस रचना पर इन्होंने रसिक प्रिया नाम से एक टीका लिखी थी। टीका क्या होती है? टीका टिप्पणी। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं और उस पे आप टीका टिप्पणी करना, यानी उसका सार लिखना या उसकी थोड़ी व्याख्या लिखना, वो क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। और इसके अलावा इन्होंने चंडी शतक पर भी एक टीका लिखी है। इन्होंने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक भी जो है वो लिखे हैं। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो इनके दरबार में बहुत सारे विद्वानों को इन्होंने जो है वो क्या दे रखा था? शरण दे रखा था। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान जो है वो निवास किया करते थे, जिनमें नाम आता है कान्हा व्यास का। किसका नाम आता है? कान्हा व्यास का नाम आता है। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एकलिंग महात्म्य की रचना जो है वो किसने की थी, तो आप कहेंगे कि कुंभा के दरबार में रहने वाले कान्हा व्यास ने। आपको ऐसा बताना नहीं है क्योंकि आपके पास तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास ने की थी। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की और ये किसके दरबार में थे, तो ये कुंभा के दरबार में थे। ठीक है, और इस एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग था वो किसने लिखा था? कुंभा ने स्वयं लिखा था। इसके बाद इनके दरबार में एक मेहा नामक विद्वान थे, इन्होंने तीर्थमाला नामक एक जो है वो रचना की है। इनके दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान था मंडन। मंडन का बेटा और सब यहीं पे रहते थे, भाई वगैरह सब, यानी मंडन का पूरा खानदान ही यहां रहता था। तो मंडन क्या थे? वास्तुकार थे। इन्होंने जो है राजवल्लभ की रचना की, देव मूर्ति प्रकरण की रचना की, रूप मंडन की रचना की एंड कोदंड मंडन की इन्होंने जो है वो रचना की। इन्होंने कई ये रचनाएं की। इन्हीं का भाई था नाथा, वो भी यहीं रहा करता था। इन्होंने वास्तु मंजरी की जो है वो रचना की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वास्तु मंजरी की रचना किसने की थी? मंडन के भाई नाथा ने की थी, जो कि कुंभा के दरबार में रहा करते थे। इनका एक और पुत्र था, ठीक है, एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद। तो गोविंद ने जो है वो क्या किया था? द्वार दीपिका और कला निधि नामक ग्रंथों की रचना की थी। रमाबाई जो कि कुंभा की पुत्री थी, जिसका विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के बाद जो है ये अपने पिता के पास ही रहने लगती है और पति की इनके जो है वो शायद मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं के दरबार में रहा करती थी। कुंभा के दरबार में कुंभा की पुत्री थी वागीश्वरी की, इसको उपाधि दी गई थी, याद रखना। वागीश्वरी की उपाधि कुंभा ने किसे दी थी? अपनी पुत्री रमाबाई को दी थी और उपाधि दी। और ये संगीत में निपुण थी। जैसे पिता संगीत में निपुण थे, वैसे पुत्री भी जो थी वो संगीत में क्या थी? निपुण थी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा उपाधियों की बात करें तो इन्हें हिंदू सुल्तान की उपाधि है क्योंकि इन्होंने मुस्लिम सेनाओं को हराया था। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है इन्हें क्योंकि ये संगीत के ज्ञाता थे और संगीत के ज्ञाता होने के कारण इन्होंने जो है वो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त की। राणा रासो की इनके पास उपाधि थी साहित्य रचना के कारण। इन्होंने बहुत सारे जो है वो कुंभा ने साहित्यों की रचना की थी, इसीलिए इनको जो है वो किसकी उपाधि थी? राणा रासो की उपाधि जो है वो प्राप्त थी। इसके अलावा इन्हें हाल गुरु कहा जाता था। पहाड़ी दुर्गों को जीतने के कारण, पहाड़ी दुर्गों के जीतने के कारण इनको क्या कहा जाता था? हाल गुरु कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें चाप गुरु भी कहा जाता था। चाप गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये धनुष विद्या में जो थे वो क्या थे? धनुष विद्या में ये निपुण थे, इसलिए इन्हें चाप गुरु कहा गया। परम भागवत की इनके पास उपाधि थी, आदि वराह की उपाधि थी। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य इतने विद्वान, इतने बेहतरीन योद्धा की हत्या जो हुई थी वो इन्हीं के पुत्र उदा ने कर दी थी। इन्हीं के पुत्र उदा ने जो है वो कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, आपको 108 याद नहीं रखनी है, आपको बस ये इतनी याद रखनी है। इनमें से भी बहुत जो है वो ज्यादातर मोस्टली यही पूछा जाता है कि ये उपाधि किस कारण इनको जो है वो दी गई थी। तो ज्यादा ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
पढ़ते जाओ और थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस परिवार के सदस्य ही नहीं होते हैं और वो फोन चलाते रहते हैं, जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, अचानक वीडियो उनके सामने आता है और वो फिर देखते हैं, उनको अच्छा तो लगता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे इस सेशन को देखते हैं या हमारे सारे सेशन आप देखते हैं तो आप जो है वो इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं और बिल्कुल कोई आपको शुल्क नहीं देना है। आप जो है बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, इसका कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा थोड़ी लगता है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब एक बच्चे का कमेंट में पढ़ रहा था, गुरुजी हम आपकी क्लास तो रोज देखते हैं बट आपकी क्लास मिलती बड़ी कठिनाई से है, हमें घंटों ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे ढूंढते रहते हैं फोन में। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन करके रखोगे तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही क्लास होगी और जब भी आप फोन का नेट ऑन करोगे आपको टन से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को बड़ी ही आसानी से जो है वो देख पाएंगे। तो इसलिए क्लास को आसानी से देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो बेल आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी आप पढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ उनको भी जो है वो इस कार्य के लिए कहेंगे। बस इतना से तो हम आपसे मांग रहे हैं, हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, हमारा सारा डाटा आपके लिए निःशुल्क है। बस थोड़ा सा परिवार को बड़ा करना, क्योंकि टारगेट है कि दिवाली तक हमें 2 लाख तक पहुंचना है। पहुंचा सकते हो कि नहीं पहुंचा सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनके बाद जो शासक बनते हैं वो कुंभा के पुत्र जो है वो रायमल शासक बनते हैं, जो कि 1473 से और 1509 तक जो है वो शासक रहते हैं। इन्होंने जो है वो क्या करवाया था, एकलिंग मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है वो दिया था, यानी जो एकलिंग जी का मंदिर है उसमें इन्होंने क्या करवाया था, अपग्रेडेशन करवाया था। ठीक है, एकलिंग मंदिर में क्या करवाया था, इन्होंने अपग्रेडेशन का कार्य करवाया था। जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो रायमल ने दिया था। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था, श्रृंगार कंवर नाम था। और इसने जो है घुसुंडी में एक बावड़ी बनाई थी, घुसुंडी नामक स्थान पे क्या बनाई थी, बावड़ी बनाई थी। और इस बावड़ी पर राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है घुसुंडी अभिलेख जो है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, घुसुंडी अभिलेख जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो पृथ्वीराज शासक बनते हैं। पृथ्वीराज से एक ही क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, तो उड़ना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज को। और इन्होंने अपनी पत्नी तारा देवी के लिए अजमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, तारागढ़ कर दिया था। आप भी करोगे क्या कुछ ऐसा, आप भी करोगे क्या अपनी पत्नी के लिए कोई दुर्ग दारक का नाम चेंज करोगे कि कोई और काम करोगे। प्रशस्तिकार और स्थापत्यकार में अंतर आपको मैंने बता दिया है, जब आपने इससे पहले पूछा था उसी समय बता दिया गया है कि स्थापत्यकार वो होता है जो किसी भवन का निर्माण करता है, उसका रूपरेखा तैयार करता है। और वास्तुकार वो दूसरा क्या नाम है, प्रशस्तिकार वो होता है जो प्रशस्ति की रचना करता है। प्रशस्ति यानी अभिलेखों की रचना करता है ना, अभिलेख लिखवाता है। जैसे मान लो कि आपने जो है एक अपने घर पर बिल्डिंग बना दी और उस बिल्डिंग पर आप ये लिखवाना चाहते हो ताकि आपके बच्चों को याद रहे हमेशा के लिए, है ना। जैसे मान लो, इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे आपके घर के आगे से रोड बनती है, तो रोड बनने के बाद क्या करते हैं, आपके जो लोकल विधायक होते हैं वो एक इतना बड़ा जो है वो क्या लगाते हैं, एक पिलर बनवाते हैं और उसमें जो है काला सा जो है वो मार्बल का टुकड़ा लगाते हैं और उस पर लिखवाते हैं यह जो सीसी सड़क है वो इस दिनांक को बनाई गई, जिसको जो है वो माननीय विधायक जी ने जो है वो अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया। ये लिखवाते हैं ना, तो वो प्रशस्ति है। तो प्रशस्तिकार प्रशस्ति की रचना जो है वो करता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया था। इसके बाद आते हैं जयमल, और जयमल जो है वो रायमल के ही क्या है, पुत्र हैं। ठीक है, रायमल के पुत्र, इनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। रायमल के बाद जो है वो शासक बनते हैं राणा सांगा। ये भी क्या है,
रायमल के ही पुत्र, जयमल के बाद राणा सांगा बनते हैं, जो कि रायमल के ही पुत्र हैं। बात यह है कि रायमल के बहुत सारे पुत्र थे और उनमें सबसे छोटा जो पुत्र था वो कौन था? छोटा पुत्र था सांगा। तो सांगा की बारी नहीं है इस शासक बनने की। हालांकि जो योग्य शासक था, जो योग्य व्यक्ति था वो तो सांगा था, लेकिन राज परिवार में ये परंपरा रही है कि बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा। तो सांगा और इनके भाइयों के मध्य जो है वो राजगद्दी को लेके, उत्तराधिकार के लेके एक लंबा संघर्ष चला, जिसमें इनके भाइयों ने इनके जो है वो आंख भी जो है वो आंख को क्या कर दिया था? फोड़ दिया था। और राणा सांगा को जो है वो फिर वहां से भाग कर जो है वो क्या करना पड़ा था? श्रीनगर नामक स्थान है अजमेर में, यहाँ करमचंद पंवार के पास इन्होंने जो है वो शरण ली। इसके बाद बाकी भाइयों को इन्होंने खत्म किया और इसके बाद ऐसा अवसर आया कि रायमल ने जो है वो अपने पुत्र सांगा को बुलाया और सांगा को कहा, बेटा तू ही योग्य है, तू ही शासक बन। ठीक है, तो इनका सांगा जो है इनका पुत्र था भोजराज, और भोजराज का विवाह करवाया गया था मीराबाई से। इसके बाद अगर बात करते हैं तो खातौली का युद्ध इनका प्रमुख युद्ध है जो 1517 में हुआ था, और बांडी का युद्ध है जो कि 1518 में हुआ था। तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, 1517 में खातौली और 1518 में बांडी, है ना। बांडी खागी, बांडी खागी, बांडी खागी का अर्थ है कि दोनों युद्ध राणा सांगा जीत्या। बांडी खा गई, कोटा, कोटा के अंदर खातौली है, पहले बूंदी में हुआ करता था, और बांडी का युद्ध जो हुआ था वो धौलपुर में हुआ था। सांगा की विजय होती है और इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है। बाद में इब्राहिम लोधी जो है वो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। तो 1517, 18 और 19, 17 में खातौली, 18 में बांडी और 19 में गागरोन। सांगा और महमूद खिलजी है मालवा के, इसमें भी सांगा विजय होते हैं। विजय होकर सांगा ने क्या किया? गागरोन दुर्ग का जो अधिकार है वो मेदिनी राय को दे दिया। मेदिनी राय कौन है? चंदेरी के शासक थे ये, तो इनको क्या दे दिया? गागरोन युद्ध सौंप दिया था। इसके बाद बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 में। यह महत्वपूर्ण, याद रखना, इसमें सांगा और बाबर के मध्य ये पहला युद्ध होता है और बाबर जो है इसमें हार जाता है और सांगा की जो है वो विजय हो जाती है। राणा सांगा एक बहुत ही महान और वीर योद्धा थे और राणा सांगा की इतना ज्यादा खौफ था कि बाबर की सेना जो थी वो डरती थी राणा सांगा से युद्ध करने के लिए। यानी सेना मना कर देती थी कि मना ना मरवाओ, मैं को लड़सका मैं हार जाऊंगा, क्योंकि राणा सांगा का इतना ज्यादा खौफ हो गया था इस बयाना के युद्ध के बाद। इसके बाद होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में, और यह जो युद्ध था वो राजस्थान के इतिहास के लिए और मुगल काल की स्थापना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो साबित होता है। क्या होता है इस युद्ध में? यह जो युद्ध होता है वो 17 मार्च 1527 में होता है और किसके मध्य होता है? राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। राणा सांगा इसमें परास्त होते हैं, हार जाते हैं और उसकी हार के अनेकों अनेक कारण होते हैं, लेकिन बाबर इस युद्ध में विजय हो जाता है। युद्ध में विजय के अनेक कारण थे। एक तो इन्होंने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था, धर्म युद्ध। यानी कहते हैं, इतिहास ये कहता है कि बाबर जब खानवा के युद्ध के लिए आ रहा था तो इसकी सेना जो है वो बड़ी डिमोटिवेट हो गई और सेना ने अपने मन में हार स्वीकार कर ली थी। ठीक है, क्योंकि सेना ने इससे पहले सांगा के बारे में और सांगा की सेना के बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा था कि उनसे जीतना बहुत ही कठिन है। और जब कोई योद्धा, जब कोई सैनिक अपने मन में हार मान लेता है तो फिर वो कभी नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता ना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इसलिए जब बाबर को लगा कि उसकी सेना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुकी है तो बाबर ने अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए जो है वो 2-3 कार्य किए। उन्होंने जो है सबसे पहला कार्य जो किया वो ये किया कि इस युद्ध को, सांगा से युद्ध जीतना या हारना को छोड़कर इसको धर्म युद्ध घोषित कर दिया कि अगर हम इस युद्ध को जीते तो ये धर्म की जीत होगी। हम ये युद्ध कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने मुस्लिम धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और अगर अब तुम जीतोगे तो क्या कहलाओगे? गाजी कहलाओगे, है ना।
तुम्हें जो है वो हूर की परियां मिलेगी, जन्नत नसीब होगी तुम्हें, और तुम अगर मारे गए युद्ध में तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, वहां पर हूर की परियां तुम्हारा जो है बड़ा चोखा स्वागत करेगी। इस तरीके से इस युद्ध को जो है वो क्या करा, धर्म से जोड़ा और सेना में एक बार फिर से मोटिवेशन भरा। दूसरा इन्होंने काम किया कि शराब बंद कर दी, कि अब से कोई शराब नहीं पिएगा, और शराब के जो प्याले थे वो चांदी के थे, वो सारे बंटवा दिए कि ले जाओ। इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक कर लगता था मुस्लिमों पर, तमगा कर लगता था, तो उस कर को भी इन्होंने जो है वो हटा दिया था। ठीक है, इसके बाद ये युद्ध ये जीत जाते हैं क्योंकि सेना में बहुत ज्यादा जोश आ जाता है, लेकिन युद्ध सेना के जोश के कारण कम जीते। युद्ध जीतने के कई और कारण थे, जिसमें एक था तुलगुमा पद्धति का उपयोग करना। तुलगुमा पद्धति कैसी होती है, जिसमें सेना चारों तरफ से जो है वो अपने शत्रु को घेर लेती है, तुलगुमा पद्धति कहते हैं। ऐसे माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें धोखा दिया जा सके सामने वाली सेना को, जैसे नीचे खड्डा खोद दिया, ऊपर उसको जो है पत्तों वगैरह से ढक दिया, ताकि सैनिक घोड़े हाथी आके उनमें गिर जाए और उनको वहां पे मारा जाए। इसके अलावा युद्ध जीतने के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि जो है वो धारण की। अब देखो, इतनी बाबर को इतना ज्यादा प्रयत्न करना पड़ा, लेकिन सांगा ये युद्ध हारे क्यों? फिर सांगा इतने महान सैनिक होकर भी युद्ध कैसे हार गए? सांगा जो है वो युद्ध नहीं हारे। हुआ क्या कि सांगा जो थे एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, जिनके एक पैर नहीं था, जिनकी आंख नहीं थी, और शरीर के विभिन्न अंगों पर बहुत सारे घाव लगे हुए थे। लेकिन फिर भी सांगा युद्ध नहीं हारते, बट सांगा घायल हो जाते हैं, और सांगा जब घायल हो जाते हैं तो इनको युद्ध से बाहर ले जाया जाता है, और इनके स्थान पर झाला अज्जा जो है वो युद्ध का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब देखिए, यहीं से युद्ध की हार का कारण बना। ये क्या हो जाते हैं, घायल हो गए। घायल होने के बाद इनके जो सरदार थे, यानी जो इनके सामंत थे राणा सांगा के, वो इनका इलाज करते हैं। बसवा नामक स्थान है, बसवा नामक स्थान है दोसा में, यहां पर इनका इलाज करते हैं, और ये थोड़े थोड़े ठीक भी होने लगते हैं। लेकिन जब इनको होश आया तो इन्होंने कहा कि मैं युद्ध में जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं घायल हो गया था लेकिन मैं वापस जाके युद्ध करूंगा। लेकिन इनके जो सरदार थे वो कहीं ना कहीं बाबर से ये मान के चलिए डर गए थे, और इनको डर लग रहा था कि अगर सांगा फिर से युद्ध करेगा या सांगा युद्ध में जाएगा तो और ज्यादा हमको मरवाएगा। तो इनके ही सरदारों ने इनको क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। जहर देने से इनकी जो है वो कालपी नामक जो स्थान है एमपी में, सॉरी जहर कहां दिया था, इरिच नामक स्थान पे दिया था एमपी में, और कालपी नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी जो है वो छतरी बनाई जाती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बसवा में इनका इलाज किया, इरिच एमपी में जहर दिया, कालपी में इनकी मृत्यु हुई, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी जो है वो छतरी बनी हुई है सांगा की। राणा सांगा राजस्थान के सभी राजपूतों को इन्होंने बुलावा दिया, यानी सभी राजपूतों को एक झंडे के नीचे एकत्रित करने वाले अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, राणा सांगा थे। और सभी राजपूतों को युद्ध के लिए, किसी मुस्लिम आक्रांता के लिए संघर्ष करने का, सबको एक साथ मिलकर जो है युद्ध लड़ने का इन्होंने न्योता दिया। और इस न्योते को क्या कहते हैं, पाती पर्वण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाती पर्वण। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाती पर्वण की परंपरा को निभाने वाले अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे, तो राणा सांगा थे। हाँ, वीर विनोद ये कहता है कि युद्ध जो हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था, लेकिन अपने को 16 मार्च को हुआ था, लेकिन अपने को 16 मार्च याद नहीं रखना है ज्यादा, क्योंकि वीर विनोद के अनुसार पूछा जाए तब आप बता सकते हो कि 16 मार्च को हुआ था। देखो, आमेर से कौन आया था इनका सहयोग करने के लिए, पृथ्वीराज आए थे। ठीक है, पृथ्वीराज कछुआ है, याद रखना। मारवाड़ से आए थे मालदेव। राजा तो थे यहाँ पर गांगा ने अपने पुत्र को भेजा था मालदेव को सेना देकर। बीकानेर में कल्याणमल आए थे, जेतसी यहाँ के राजा थे। मेड़ता से विरमदेव आए थे, सिरोही से अखीराज आए थे, सलूम्बर से आए थे रतन सिंह चुंडावत, और सांदड़ी से आए थे झाला अज्जा। यही झाला अज्जा है जिन्होंने युद्ध का संचालन किया था राणा सांगा के घायल होने पर।
और मेवाड़ से आए थे हसन खां मेवाती, इनको भी याद रखना। हसन खां मेवाती जो थे वो एकमात्र मुस्लिम जो है वो नेतृत्व करता था इनकी सेना के। और चंदेरी से जो आए थे वो मैदनी राय आए थे। रायसीन से जो आए थे वो सलहदी तंवर आए थे। सलहदी तंवर ने जो है क्या किया था, सलहदी तंवर ने जो है वो क्या किया था, धोखा किया था किनके साथ, राणा सांगा के साथ। और ये किसके साथ मिल गए थे, बाबर के साथ मिल गए थे। इधर से आए थे भारमल, ठीक है। सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने नेतृत्व किया और सलहदी तंवर ने धोखा दिया। युद्ध में हार का एक और भी कारण था, क्योंकि समय बहुत कम था। बाबर जो है वो लगातार, सांगा जो है वो लगातार युद्ध लड़ रहा था। देखिए सांगा ने 1517 में, फिर 18 में, फिर 19 में और फिर 27 फरवरी में युद्ध लड़ा और फरवरी के बाद मार्च में फिर युद्ध लड़ा। तो इनकी जो सेना थी ना वो लगातार युद्ध लड़ रही थी। और लगातार युद्ध लड़ने से सेना जो है वो, युद्ध में चाहे युद्ध हम जीत जाए फिर भी हमारे सैनिक तो मरते ही हैं। तो एक तो सेना थकी हुई थी और सैनिकों की संख्या भी कम होती जा रही थी और लगातार महीने महीने युद्ध चलते थे, आपको पता है। दूसरा, जो अन्य शासक आए थे, ये जितने भी शासक आए थे अजमेर, आमेर, मेवात, मारवाड़ से, ये अपनी अपनी सेना का खुद नेतृत्व कर रहे थे। तो नेतृत्व जो था वो एक व्यक्ति का नहीं था। तो मेवाड़ वाला तो अलग टेक्निक से लड़ रहा था, मारवाड़ वाला अलग टेक्निक से लड़ रहा था, इडर वाला अलग टेक्निक से लड़ रहा था। तो सबका नेतृत्व एक व्यक्ति के पास नहीं था, जिसके कारण भी युद्ध हम हार गए। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था राणा सांगा का घायल हो जाना, प्लस कुछ शासकों का, कुछ साथियों का विश्वासघात करना भी इसमें एक कारण जो है वो बना था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं आगे, तो विक्रमादित्य जो है शासक बनते हैं, जो कि राणा सांगा के पुत्र हैं। माता इनकी जो है वो कर्मावती है। गुजरात ने इन पे आक्रमण किया 1533 में। तो बहादुर शाह जफर और कर्मावती आमने सामने होते हैं और कर्मावती ने इस समय जो है वो क्या किया, कर्मावती ने रणथंबोर किला देकर जो है संधि कर ली। किसके साथ संधि कर ली? बहादुर शाह जफर के साथ, कि बहादुर शाह जफर तुम अपनी सेना लेके वापस चले जाओ, मैं तुम्हें रणथंबोर का किला दे देती हूं, ठीक है। इसके बाद 1534-35 में फिर से दोबारा आक्रमण किया बहादुर शाह जफर ने और इस बार कर्मावती और बहादुर शाह जफर फिर आमने सामने हुए। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। इतिहास यह भी कहता है कि बाबर ने राणा सांगा की जो पत्नी थी कर्मावती, उसको अपनी हिंदू बेटी का दर्जा दिया था। बाबर ने जो है वो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती को हिंदू बेटी का, यानी तुम मेरी हिंदू बेटी हो, ऐसा दर्जा दिया था, ऐसी उपाधि दी थी। तो इसीलिए चूंकि बाबर का पुत्र हुमायूं है, तो हुमायूं को राखी भेजी एज ए भाई के नाते, किसने? कर्मावती ने। लेकिन इतिहास ये भी कहता है, चूंकि यहां पर जो है बहादुर शाह है और बहादुर शाह क्या है, मुस्लिम है, ठीक है, और इधर जो हुमायूं है ये भी क्या है, मुस्लिम है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं जो है वो मुस्लिमों के विरुद्ध जो है वो कर्मावती की सहायता नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये जो है वो राखी तो स्वीकार कर लेता है लेकिन सहायता के लिए नहीं आता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सहायता के लिए आने का प्रयत्न करता है लेकिन ये समय पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, नहीं पहुंच पाता है। तो दोनों ही बातें जो है, मुस्लिम वाला फैक्टर इसमें काफी ज्यादा सत्य लग रहा है, ठीक है। और इसमें हुमायूं को राखी भेजी गई। देवलिया जो है प्रतापगढ़, वर्तमान जो प्रतापगढ़ है उसी का प्राचीन नाम क्या था, देवलिया। देवलिया के शासक थे बाघ सिंह। बाघ सिंह ने जो है कर्मावती की तरफ से लड़ाई की बहादुर शाह से। और यहां पर जो है वो क्या होता है, केसरिया होता है, जौहर होता है, साका होता है, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में जो है वो होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं, बनवीर शासक बनता है। बनवीर जो है दासी पुत्र है। हमने एक शासक पढ़ा था पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार कहा था ना, वो इतना ज्यादा उड़ा, इतना ज्यादा उड़ता था कि इसने अपनी दासी के साथ जो है वो यौन संबंध स्थापित किए। जनरली कर लेते थे, राजा करते ही थे। जो राजा थे वो दासियों के साथ जो है वो, जो सुंदर दासी होती थी उसको क्या कर लेते थे, अपने महल में बुला लेते थे और उसके साथ जो है वो इस तरीके के कार्य करते थे। रानियों के साथ तो थे ही, लेकिन दासियों के साथ कर लेते थे। और अगर दासी के साथ इन्होंने इस तरीके का कार्य किया तो
वो दासी को कभी कभी तो अपनी उपपत्नी का दर्जा दे देते थे, लेकिन कभी कभी जो है ऐसा नहीं करते थे। तो इसी प्रकार की एक दासी थी और उस दासी से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम क्या होता है, बनवीर नाम होता है। और इस बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद ये जो है वो किसको मारने के लिए आते हैं, उदय सिंह को मारने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन पन्नाधाय ने चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को जो है बचाया और इसे कुंभलगढ़ लेके गई। और कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के यहां इनको जो है वो शरण प्राप्त होती है। क्या होती है, शरण प्राप्त जो है वो होती है। अब देखिए यहां क्वेश्चन बन सकता है कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान उदय सिंह को बचाने के लिए दिया, यह किसके शासनकाल की बात है, तो यह शासनकाल किसका है, वैसे तो विक्रमादित्य का शासनकाल है ये, ठीक है। और विक्रमादित्य के शासनकाल में बनवीर, चूंकि विक्रमादित्य भी अल्प आयु के हैं, छोटे हैं, और इनकी माता कर्मावती जो है वो क्या कर रही है, शासन का संचालन कर रही है। तो बनवीर ने जो है वो इसका फायदा उठाया, विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह को मारना चाहा और फिर उदय सिंह शासक बनते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे कल। उदय सिंह के बाद हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह, और फिर इनके आगे के शासकों को पढ़ेंगे। कल प्रयत्न करेंगे कि कल जो है वो थोड़ी और लंबी क्लास करके जो है वो कल अपन इस मेवाड़ के इतिहास को पूरा करें। और आज तक जो हमने पढ़ा है मेवाड़ के इतिहास में, उसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगी। 12 बजे हम चर्चा करेंगे राजस्थान के वस्त्र आभूषण से संबंधित डिटेल टॉपिक की चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इसे जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।